सुबह सुबह रचना बच्चों को स्कूल छोड़कर आई ही थी कि तभी पीछे से दरवाजे की बेल बजी। जाकर देखा तो कोरियर वाला था। कोरियर लेकर रचना दरवाजा बंद करने ही लगी थी कि तभी उसकी नज़र थोड़ी दूर एक पेड़ की ओट में खड़ी एक वृद्ध महिला पर पड़ी। उसे देखते ही रचना अंदर तक कांप उठी। ये बुढ़िया फिर से यहाँ है? हे भगवान, आखिर ये बूढ़ी औरत हर रोज मेरे घर पर ही टकटकी लगाए क्यों देखती रहती है? ना जाने क्या चाहती है ये बुढ़िया। कहीं ऐसा तो नहीं कि छुप छुपा कर हमारे बारे में जानकारी हासिल कर रही है? कहीं कोई लूटपाट के इरादे से तो नहीं आई है? सोचते सोचते रचना का दिल दहल उठा। उसके मन में कई तरह की आशंकाएं घर करने लगी, क्योंकि पिछले 3-4 दिन से लगातार वो बुजुर्ग औरत उनके घर पर नजर बनाए हुए थी। हर क्षण रचना के मन की बेचैनी लगातार बढ़ती जा रही थी और वो शाम को अपने पति के आने का इंतजार करने लगी। जब रात को उसका पति रोहित घर आया तो उसके आते ही रचना ने कहा, सुनिए जी, मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। वो एक अजीब सी बूढ़ी महिला आज फिर हमारे घर को टकटकी लगाए देख रही थी। ना जाने क्या चल रहा है उसके दिमाग में। आखिर चाहती क्या है वो? रचना ने गुस्से और डर के मिश्रित भाव से लिए कहा। तो रोहित बोला, अरे रचना, इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। एक बूढ़ी औरत ही तो है, कर ही क्या सकती है वो? तो रचना बोली, आप भी कमाल करते हैं जी। आजकल माहौल अच्छा नहीं है। चोरी और डकैती तो एक आम बात हो गई है। आए दिन टीवी पर भी बच्चों के अपहरण की खबरें देखने सुनने को मिलती है। उस बूढ़ी औरत का हमारे घर पर नजर बनाए रखने के पीछे कोई ना कोई मकसद तो जरूर है। ये सुनकर रोहित भी थोड़ा बेचैन हो उठा और फिर बोला, तो ठीक है, मैं सोसाइटी के गार्ड को खास ध्यान रखने के लिए कह देता हूँ। अगर अगली बार कुछ ऐसा होता है तो तुम मुझे तुरंत कॉल कर देना। बात ज़्यादा बढ़ेगी तो हम पुलिस कंप्लेन करेंगे। उसके बाद 2-3 दिन बीत गए। अपनी जिंदगी को दोबारा से पटरी पर लाने की रचना की कोशिशें जारी थी ताकि वो फिर से नौकरी पर जाना शुरू कर सके। हर रोज छत पर कपड़े सुखाते हुए रचना की नज़र अनायास ही इधर उधर दौड़ने लगती थी। 3 दिन से वो बूढ़ी औरत नजर नहीं आ रही थी तो रचना के मन को एक सुकून मिला। चलो, इस मुसीबत से तो पीछा छूटा। परंतु अगले दिन जब रचना अपने बच्चों को स्कूल बस में बिठाकर घर वापस आ रही थी, तभी सहसा उसके सामने वो वृद्ध महिला आ गई। उसे अपने सामने देखते ही रचना अंदर तक सिहर उठी और बहुत तेज गति से चलने लगी। बेटी, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ, मेरी बात तो सुनो। बेटी, एक बार सुनो तो। वो बूढ़ी औरत पीछे से आवाज लगाती रह गई, लेकिन रचना तेज गति से दौड़ती हुई अपने घर चली आई और तुरंत दरवाजा बंद करके अपने पति को फोन लगा दिया। रचना को ऐसे घबराते देख उसके पति रोहित ने कहा, घबराने वाली कोई बात नहीं है रचना, मैं अभी के अभी पुलिस को फोन कर रहा हूँ। तब तक तुम दरवाजा बिल्कुल मत खोलना। थोड़ी देर बाद रोहित पुलिस को अपने साथ लेकर वहां पहुंच गया। वो वृद्ध महिला वापस वहीं पेड़ की ओट में बैठी थी, जहां बैठकर वो हमेशा उस घर की ओर टकटकी लगाए देखती रहती थी। पुलिस ने सख्ती से उस औरत से पूछताछ की और फिर सोसाइटी के अन्य लोगों से भी कुछ सवाल पूछे, परंतु सारी पूछताछ के बाद जो कुछ भी सामने निकल कर आया, उसे सुनकर रोहित के पैरों तले जमीन खिसक गई। थोड़ी देर बाद घर की बेल बजी तो रचना ने दरवाजा खोला तो देखकर हैरान रह गई, क्योंकि दरवाजे पर रोहित उस बूढ़ी औरत के साथ खड़ा था। वो कभी रोहित की ओर देखती तो कभी उस बूढ़ी औरत को। इससे पहले कि वो कुछ पूछती, रोहित घर के अंदर आया और वो वृद्ध महिला गेट पर ही खड़ी रही। यह क्या रोहित, ये तो वही औरत है ना जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। तो फिर आप उसे यहाँ क्यों ले आए? गुस्से से रचना ने पूछा तो रोहित बोला, रचना, मैं तो पुलिस को अपने साथ लेकर आया था, ये जानने के लिए कि ये औरत कौन है।
और हमारे ही पीछे क्यों पड़ी रहती है। लेकिन रचना, पूछताछ में जो कुछ भी सामने आया है ना, उसे अगर तुम सुनोगी तो तुम भी हैरान हो रह जाओगी। लेकिन ऐसा क्या पता चला है? रचना ने बेचैनी भरे स्वर में पूछा। तो रोहित बोला, बात यह है कि जैसा हम उस औरत के बारे में सोच रहे थे ना, वो वैसी बिल्कुल भी नहीं है। जानती हो कौन है वो औरत? आश्चर्य से चकित चेहरा लिए रचना आगे की बात सुनने को बेकरार थी। तभी रोहित ने कहा, उनका नाम मनोरमा जी है और हमसे पहले वो इस घर की मालकिन थी। ये बात सुनकर रचना को तो जैसे काटो तो खून नहीं। क्या? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि ये घर तो आपने अपने दोस्त सौरभ से खरीदा था, जिसे विदेश में बहुत अच्छी नौकरी मिल गई थी। क्या ये सौरभ की माँ है? हाँ रचना, ये बेचारी बूढ़ी और अभागी औरत उसी सौरभ की माँ है। लेकिन रोहित, सौरभ ने तो बताया था कि उसके माँ बाप इस दुनिया में नहीं है। उसने झूठ बोला था रचना। उसके पिता की मृत्यु 1 वर्ष पहले हुई थी। उसके बाद उस निर्लज इंसान ने सबसे पहले धोखाधड़ी से सब कुछ अपने नाम करवा लिया और फिर अपनी विधवा माँ को ही वृद्ध आश्रम भेज दिया। उसके बाद ये घर हमें बेचकर वो चुपचाप विदेश चला गया। मैं अभी तक हैरान हूँ, आखिर कोई इंसान अपनी माँ के साथ इतना बड़ा धोखा कैसे कर सकता है, और वो भी तब जब उसकी माँ का कोई और सहारा भी नहीं था। रचना विस्मित सी हो उठी और उधर रोहित की आंखें भी नफरत से भर आई। फिर कुछ सोचते हुए रचना ने कहा, अच्छा चलो, यदि ये इस मकान की पुरानी मालकिन है भी तो अब यहाँ क्या करने आई हैं? ये घर हमसे वापस मांगने? लेकिन रोहित, हमने तो इस घर की पूरी कीमत देकर इसे खरीदा है ना। रचना चिंता भरे स्वर में बोली तो रोहित ने कहा, अरे नहीं रचना, वो बात नहीं है। दरअसल आज उनके पति की मृत्यु को पूरा 1 साल हो चुका है। आज उनके पति की पहली बरसी है। इसीलिए वो उस कमरे में उनकी आत्मा की शांति के लिए दिया जलाकर प्रार्थना करना चाहती हैं, जहाँ वो और उनके पति रहते थे, जहाँ उन्होंने अंतिम सांस ली थी। रोहित की बात सुनकर रचना ने कहा, लो, ये भी कोई बात हुई भला? ये घर अब उनका थोड़ी ना है और ना ही उस कमरे से अब उनका कोई लेना देना है। फिर यहाँ प्रार्थना करने से क्या ही फर्क पड़ने वाला है? मुझे तो इन सब बातों में बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। अरे रचना, वो तुम्हारी सोच है, तुम्हारी आस्था नहीं, तो ना सही उनकी तो है। और यदि हमारी एक हाथ से किसी को भी थोड़ी सी खुशी मिल जाती है तो हमारा चला भी क्या जाएगा। करने देते हैं उन्हें प्रार्थना। थोड़ी ही देर की तो बात है। हाँ, बात तो ठीक है आपकी, आप उन्हें अंदर बुला लीजिए, अनमने ढंग से रचना ने कहा। तो रोहित जाकर मनोरमा जी को अंदर लेकर आ गया। बिल्कुल दुबली पतली सी काया, बूढ़े शरीर पर पुरानी सी सफेद सूती साड़ी, जहाँ एक ओर शरीर से हड्डियां बाहर निकलने को आतुर थी, तो वहीं दूसरी ओर उनकी आंसुओं से भीगी आंखें अंदर तक धंस चुकी थी। मनोरमा जी को गौर से देखते हुए रचना का कलेजा मुंह को आ रहा था। अंदर आकर मनोरमा जी ने रचना और रोहित के सिर पर हाथ रखकर उन्हें खूब आशीर्वाद दिए और फिर एक नज़र उठाकर उस घर को देखने लगी जो कभी उनका अपना हुआ करता था। पल भर में ही ना जाने कितनी ही यादें उनके मानस पटल पर उभर आई। ना जाने कितने सुख और कितने दुख भरे पल एक साथ उनकी आंखों में तैरने लगे। एक कमरा हुआ करता था मेरा और सौरभ के पिताजी का। कोने वाले कमरे की ओर इशारा करते हुए मनोरमा जी रूधे स्वर में बोली। तो रोहित ने जाकर उस कमरे का दरवाजा खोल दिया। हाथ जोड़कर रोहित और रचना का आभार प्रकट करते हुए वो कमरे के अंदर चली गईं। कमरे को नजर भर कर देखते हुए उनकी आंखों से आंसू बह निकले और फिर अपनी साड़ी के पल्लू से आंसुओं को पोंछते हुए मनोरमा जी एक कोने में जाकर बैठ गईं और दिया जलाकर प्रार्थना करने लगी। प्रार्थना करते हुए भी उनकी बंद आंखों से लगातार आंसू बहते जा रहे थे। जब कुछ समय बाद प्रार्थना करके वह कमरे से बाहर आईं, तो वापस रचना और रोहित को ढेरों आशीर्वाद देते हुए बोली,
एक समय था बेटा, जब इस घर में मैं दुल्हन बनकर आई थी, और उस समय तो मैंने यही सोचा था कि अब इस घर से मेरी अर्थी ही उठेगी। परंतु कहते-कहते मनोरमा जी का स्वर रुआसा हो गया। फिर कुछ पलों के अंतराल के बाद घर को निहारते हुए बोलीं, अपने परिवार के साथ मैंने यहाँ ज़िंदगी के कितने ही खूबसूरत और खट्टे-मीठे पल बिताए थे। लेकिन सौरभ के पिताजी के जाने के साथ ही जैसे सब कुछ खत्म हो गया। रचना और रोहित मनोरमा जी की सारी बातें चुपचाप सुन रहे थे। मनोरमा जी जाने से पहले घर के हर एक कोने को निहारते हुए मानो वो दृश्य अपनी आंखों में भर लेना चाहती थी। मन तो उस घर को छोड़ने को तैयार नहीं था, परंतु ज़्यादा देर तक वहाँ रुक भी नहीं सकती थी। इसीलिए थोड़ी देर अपने दिल का हाल सुनाकर मनोरमा जी भारी मन से उठीं और बोझिल कदमों से बाहर जाने लगीं। रोहित उनकी हालत को समझ रहा था। वो मन ही मन मनोरमा जी के लिए थोड़ा चिंतित हो उठा था। अरे माँ जी, आप बैठिए, रचना आपके लिए चाय बनाकर लाती है। अब चाय पीकर ही जाइएगा आप। नहीं नहीं बेटा, तुमने मेरी इच्छा का मान रखा, मेरे लिए इतना ही बहुत है। अरे नहीं माँ जी, आप यहाँ बैठिए, मैं बस कुछ ही देर में चाय लेकर आई। कहते हुए रचना रसोई घर में चली गई, तो मनोरमा जी वापस सोफे पर आकर बैठ गईं। उसी समय रोहित रसोई घर में आया और उत्साहित स्वर में बोला, रचना, मेरे दिमाग में एक बहुत अच्छा आइडिया आया है, जिससे हमारी परेशानी भी दूर हो जाएगी और इस माता जी के मन की मुराद भी पूरी हो जाएगी। तो रचना ने कहा, अच्छा, ऐसा क्या आइडिया है आपके दिमाग में? मुझे भी तो बताओ जरा। तो रोहित ने कहा, रचना, मैं सोच रहा हूँ क्यों ना हम इन्हें अपने घर में ही रख लें। इतना सुनते ही रचना झल्लाते हुए बोली, ये तुम क्या कह रहे हो? रोहित, तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है। यहाँ कोई धर्मशाला नहीं खोली है हमने, जो तुम किसी को भी लाकर घर में बिठा दोगे। रचना का गुस्सा देख रोहित ने उसे समझाते हुए कहा, रचना, जरा सोचो, वैसे भी तो वो अकेली है, कितनी दुखी है बेचारी, और यहाँ इस घर में तो जैसे उनकी जान बसी है। अगर हम उन्हें यहाँ रहने की जगह दे दें, तो उन्हें ये घर छोड़कर जाना भी नहीं पड़ेगा और तुम्हारी परेशानी भी दूर हो जाएगी। वो हमारे घर का ख्याल भी रख लेंगी। फिर तो तुम बड़े आराम से अपनी नौकरी पर जा सकती हो। रोहित की बात सुनकर रचना कुछ सोच में पड़ गई और वो फिर बोली, तो क्या तुम उन्हें नौकर बनाकर यहाँ रखना चाहते हो? तो रोहित ने कहा, अरे नहीं रचना, हम इन्हें कोई तनख्वाह नहीं देंगे। इन्हें तो हम अच्छा पहनने और खाने को दे देंगे, और वैसे भी काम के लिए तो काम वाली बाई आती है। लेकिन उनके यहाँ रहने से हमें ये फ़ायदा हो जाएगा कि ये घर के सदस्य की तरह काम वाली बाई पर भी नज़र रख लेंगी और हमारी अनुपस्थिति में घर का ख्याल भी रख लेंगी। फिर तो तुम भी टेंशन फ्री होकर अपनी नौकरी पर जा सकती हो, क्योंकि घर का काम है और बच्चों को संभालने के लिए पीछे से माँ जी तो होंगे ही। अच्छा, तो ये आइडिया है तुम्हारा, मान गई तुम्हें, रचना ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन रोहित, वो सब तो ठीक है, क्या माता जी इस बात के लिए राजी होंगी? तो रोहित बोला, लो, ये भी कोई पूछने वाली बात है? जहाँ उनकी जान बसी है, हम तो उन्हें इस घर में रहने का मौका दे रहे हो, वो मना तो नहीं कर सकती। लेकिन रोहित, सोचने वाली बात है कि उन्हें तो उनके बेटे ने ही धुतकार दिया। ऐसा तो नहीं है कि ये माँ जी ही अच्छे स्वभाव की ना हो। कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन ऐसा आ जाए कि वो मालकिन बनकर हमारे घर पर अपना हक जमा कर बैठ जाए। अरे रचना, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम निश्चिंत रहो। ये सुनकर रचना चुप हो गई और फिर सोचने लगी, बात तो ठीक है, माँ जी के यहाँ रहने से मुझे बहुत मदद हो जाएगी। अभी तो मुझे ज़रूरत है, तो उन्हें यहाँ रख लेती हूँ। फिर अगर उन्होंने कुछ ऐसा वैसा किया तो उन्हें बाहर निकाल दूंगी। वैसे भी ये घर हमारे नाम पर ही है, तो ये बूढ़ी औरत कर ही क्या सकती है। अरे रचना, किस सोच में डूबी हो?
और तुम चाय लेकर बाहर आओ, फिर उनसे बात करके देखते हैं। कहकर रोहित रसोई घर से बाहर आ गया। तभी रचना भी पीछे से चाय लेकर आ गई। तो रोहित मनोरमा जी के पास बैठकर चाय पीते हुए बोला, माँ जी, हम आपका दुख समझ सकते हैं। जिस जगह के साथ इंसान की इतनी यादें जुड़ी हो, उस जगह को यूं छोड़कर जाना आसान नहीं होता। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि आप यहीं इसी घर में रुक जाइए। रोहित के प्रस्ताव पर मनोरमा जी की आंखों में चमक आ गई। उन्हें अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। आखिर मन ही मन वो भी तो यही चाहती थी। परंतु फिर उनके दिमाग में ख्याल आया कि जमाना तो इतना स्वार्थी है कि अपना सगा बेटा भी पैसे के लालच में दर दर की ठोकरें खाने को छोड़ देता है। जब अपना बेटा ही अपना ना रहा तो फिर पराए लोगों से कैसे उम्मीद लगा लूं? कोई मुझे बिना मतलब के अपने पास क्यों रखेगा? ये सोचकर फीकी सी मुस्कान लिए मनोरमा जी बोली, अरे नहीं, मैं वहीं वृद्ध आश्रम में ही ठीक हूँ। और वैसे भी मेरे यहाँ रहने से आप लोगों को परेशानी होगी। इतना सुनते ही रचना तपाक से बोली, अरे नहीं माँ जी, परेशानी क्यों होगी? बल्कि आपके यहाँ रहने से तो हमें आराम हो जाएगा। मेरा मतलब है, आप बेझिझक यहाँ रह सकती हैं, हमें कोई परेशानी नहीं होगी। मनोरमा जी रचना की बातों के पीछे छिपी मंशा समझ चुकी थी। जिंदगी से मिले कड़वे अनुभवों ने उन्हें बहुत कुछ सिखा दिया था। लेकिन फिर भी सब कुछ समझते हुए भी उस घर में वापस रहने के मोह में मनोरमा जी उन्हें मना ना कर सकी और उन लोगों के साथ उस घर में रहने लगी। मनोरमा जी ने आते ही किसी जादूगर की तरह पूरे घर को भी सुव्यवस्थित कर दिया और घर की सारी जिम्मेदारियां बखूबी संभाल ली। हालांकि दोनों बच्चों को एक अजनबी औरत के साथ रहना थोड़ा अजीब लग रहा था। मनोरमा जी को वहां आए 1 सप्ताह बीत चुका था, परंतु बच्चे उस बूढ़ी औरत को अपना मानने को तैयार ही नहीं थे। फिर एक दिन दोपहर को बच्चे स्कूल से घर लौटे और रचना से बोले, मम्मी, कल हमारे स्कूल में ग्रैंड पेरेंट्स डे है, पता है? सब बच्चे अपने दादा दादी को लेकर आने वाले हैं। लेकिन हमारे पास ना तो दादा दादी हैं और ना ही नाना नानी हैं। इतना सुनते ही रोहित मनोरमा जी की ओर इशारा करते हुए बोला, अरे है तो सही तुम्हारे पास तुम्हारी दादी माँ। इतना सुनते ही उनका बेटा मोनू बोल उठा, नहीं, ये हमारी दादी माँ नहीं है। आप जानते भी हैं मेरे दोस्त प्रशांत की दादी कितनी मॉडर्न है, और यह तो एकदम बूढ़ी औरत है। मुझे नहीं चाहिए ऐसी दादी। गुस्से में बोलकर मोनू अपने कमरे में चला गया। ये सुनकर मनोरमा जी भी थोड़ी उदास हो गई। तो रचना ने कहा, माँ जी, आप बुरा मत मानिए, बच्चे हैं, गुस्से में बोल दिया, मैं समझाऊंगी उन्हें। तभी मनोरमा जी बोली, नहीं बहू, बच्चे गलत थोड़ी बोल रहे हैं, बूढ़ी तो मैं हूँ। नहीं माँ जी, मैं समझाती हूँ बच्चों को, कहकर रचना कमरे में चली गई और प्यार से बच्चों को समझाया। तो बुझे मन से दोनों बच्चे मनोरमा जी को अपने स्कूल ले जाने के लिए मान गए। एक नई साड़ी पहनकर मनोरमा जी बच्चों के स्कूल जाने को तैयार हो गई। रोहित अपनी गाड़ी से मनोरमा जी और दोनों बच्चों को स्कूल में छोड़ आया। दोपहर को जब बच्चे वापस घर लौटे तो दोनों बच्चे दादी की तारीफ करते नहीं थक रहे थे। उन्होंने आते ही रचना से कहा, मम्मी, पता है आपको, स्कूल में सभी इवेंट्स में दादी ने इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया कि सब लोग उनकी तारीफ कर रहे थे। उन्होंने तो स्पोर्ट्स इवेंट में भी भाग लिया और प्रशांत की दादी को भी हरा दिया। हमारी दादी तो सुपरस्टार है मम्मा। कहते हुए दोनों बच्चे बहुत उत्साहित हो गए। तो रचना को भी बहुत खुशी मिली कि चलो, बच्चों ने भी अपना ही लिया मनोरमा जी को। मनोरमा जी ने भी अपने सरल और हंसमुख स्वभाव से बच्चों को भी अपना बना लिया था। बच्चे उन्हें दादी माँ कहकर बुलाते थे। उनकी निगरानी में घर के सभी काम सुचारू रूप से होने लगे। बच्चे अक्सर दादी माँ के पास सोने की जिद करते, इसीलिए रचना ने उनका बिस्तर भी बच्चों के कमरे में ही लगवा दिया।
अगले दिन सुबह जब रचना सोकर उठी तो 7 बज रहे थे। अरे बाप रे! आज तो बहुत देर हो गई। कहीं बच्चों की स्कूल बस छूट ना जाए। सोचते हुए रचना जल्दी से कमरे से बाहर निकली तो देखा दोनों बच्चे स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर तैयार हो चुके थे और मनोरमा जी उन्हें नाश्ता खिला रही थी। बच्चों के टिफिन भी तैयार थे। ये देखकर जहाँ एक और रचना हैरान रह गई तो वहीं दूसरी ओर उसके मन को बहुत ही सुकून मिला। यही सब तो चाहती थी वो। उसने मनोरमा जी का बहुत शुक्रिया अदा किया। अब रचना पर घर की जिम्मेदारियों का ज़्यादा भार नहीं था। जब मनोरमा जी बच्चों को बस में बिठाकर वापस घर आई तो रचना उनका इंतजार कर रही थी। उसने कहा, माँ जी, बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ? हाँ बहू, बोलो ना, क्या बात है? तो रचना बोली, माँ जी, मैं नौकरी करना चाहती हूँ। अगर आप घर संभाल लें और बच्चों को संभाल लें तो क्या मैं नौकरी के लिए आवेदन पत्र दे दूँ? तो मनोरमा जी ने भी मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटी, जब आप लोगों ने मुझे इस घर में रहने के लिए बसेरा दिया है तो भला मैं आपके घर को क्यों नहीं संभालूंगी। मैं बच्चे और घर को अच्छे से संभाल लूंगी। तुम बेफिक्र होकर अपनी नौकरी कर सकती हो। यह सुनते ही रचना बहुत खुश हो गई और उसने नौकरी के लिए कुछ जगह आवेदन भेजे। कुछ ही दिनों में उसे नौकरी मिल गई। अब वो बेफिक्र से अपनी नौकरी पर जा रही थी। मनोरमा जी को खाना पकाने का बहुत शौक था, इसीलिए वो खाना पकाने का काम स्वयं करने लगी और घर के बाकी सारे काम बड़ी कुशलता पूर्वक काम वाली बाई से करवा लेती। जब बच्चों के खाने के लिए नए नए स्वादिष्ट और पौष्टिक व्यंजन बनाकर देती तो बच्चे भी बहुत खुश हो जाते। इधर रचना और रोहित ये देखकर हैरान थे कि उनके दोनों बच्चे जो हर रोज कभी चिप्स तो कभी पिज्ज़ा बर्गर की डिमांड किया करते थे, जंक फूड के अतिरिक्त जिन बच्चों को कुछ पसंद ही नहीं आता था, अब वो बच्चे घर के बने व्यंजन बड़ी खुशी से खा रहे थे। दोनों बच्चे जो देर रात तक टीवी से चिपके रहते थे, अब दादी माँ से इस कदर घुल मिल गए थे कि रात को सोते समय टीवी देखने की जगह दादी माँ से कहानी सुना करते थे। मनोरमा जी धार्मिक कहानियाँ सुनाकर दोनों बच्चों को अच्छे संस्कार दे रही थी। बच्चों में आए इस सुखद परिवर्तन को देखकर रचना और रोहित खुशी से फूली नहीं समा रहे थे, क्योंकि उन दोनों ने कभी अपने बच्चों के साथ इस तरह समय गुजारा ही नहीं था। पहली बार आज उन दोनों ने महसूस किया था कि घर में बड़े बुजुर्गों की उपस्थिति से बच्चों पर कितना अच्छा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि रोहित के माता पिता तो बहुत पहले ही गुजर चुके थे, इसीलिए उनके बच्चे आज तक इस सुख से वंचित रहे थे। आज मनोरमा जी ने सुबह सुबह जब दोनों बच्चे को जगाया तो वे दोनों बोले, नहीं दादी, आज हम स्कूल नहीं जाएंगे। लेकिन बेटा, स्कूल की छुट्टी करना तो अच्छी बात नहीं है, मनोरमा जी ने कहा तो मोनू बोला, अरे नहीं दादी, आज बहुत स्पेशल दिन है। आज मम्मी पापा की मैरिज एनिवर्सरी है, इसीलिए आज तो घर पर पार्टी होगी। अच्छा बच्चों, तो ये बात है, तो चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। आज हम सब मिलकर पूरा घर सजा देते हैं। मनोरमा जी ने कहा तो दोनों बच्चे बहुत उत्साहित हो गए। कुछ ही देर में उन्होंने घर को खूब अच्छे से सजा दिया। ये सब देखकर रचना और रोहित बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए। मम्मी पापा, आपको हमारा सरप्राइज कैसा लगा? बच्चों ने पूछा तो रचना बोली, बहुत अच्छा लगा बेटा। कहते हुए रचना ने बच्चों को बाहों में भर लिया। तो मोनू ने कहा, हमें पता था आपको ज़रूर पसंद आएगा। ये सब दादी का प्लान था। ये सुनकर रचना मन ही मन मनोरमा जी के प्रति कृतज्ञ हो उठी। दोपहर में रचना ने अपने पहनने के लिए अलमारी से गहने निकाले, लेकिन गलती से गहनों का बॉक्स वहीं बेड पर ही छोड़ दिया और फिर बच्चों को दादी के पास छोड़कर रोहित के साथ शॉपिंग करने चली गई। लेकिन जिस समय वो लोग घर वापस आए तो उनकी हैरानी का ठिकाना ना रहा,
क्योंकि मनोरमा जी तो घर से गायब थी और बच्चे घर पर बिल्कुल अकेले थे। बेटा, दादी कहाँ गईं? रोहित ने बच्चों से पूछा। पापा, वो दादी तो कहीं बाहर गई हैं। जाते जाते उन्होंने हमें घर का दरवाजा अंदर से बंद करने को कह दिया था। ये सुनते ही रचना के मन में एक शक पैदा हुआ। फिर उसे ध्यान आया कि उसने तो अपने सोने के गहनों का बक्सा अलमारी के बाहर ही रख दिया था। परंतु उसने कमरे में जाकर देखा तो उसके पसीने छूट गए, क्योंकि गहने भी वहां नहीं थे। अब उसका शक यकीन में बदलते देर न लगी। वो बच्चों के पास आई और बोली, जब दादी बाहर गई थी तो क्या उनके हाथ में कुछ था? तो मोनू बोला, हाँ मम्मी, उनके हाथ में एक बैग था। ये सुनते ही रचना रोहित की ओर देखते हुए गुस्से से बोली, देखा, वही हुआ ना जिसका मुझे शक था। चली गई ना हमें लूटकर। मेरे सारे गहने गायब हैं और भी ना जाने क्या क्या चुरा कर ले गई होगी। बहुत यकीन था ना तुम्हें उन पर। ये सुनकर रोहित भी हैरान रह गया। इस बात की तो उसे उम्मीद भी नहीं थी। वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी दरवाजे की घंटी बजी। जाकर देखा तो मनोरमा जी ही थी। उन दोनों के चेहरे के हाव भाव देखकर मनोरमा जी बोली, अरे बेटा, तुम दोनों इतनी चिंता में क्यों लग रहे हो? तभी रोहित ने कहा, माँ जी, वो रचना के गहने, उसका इतना बोलना हुआ कि तभी मनोरमा जी बीच में ही बोल पड़ी, अरे बेटा, वो गहने रचना बेड पर ही छोड़कर चली गई थी, तो मैंने उनको अलमारी में रख दिए थे। और ये रही अलमारी की चाबी, आप जाकर देखो, गहने वहीं रखे हैं। तो रचना ने जल्दी से चाबी ली और जाकर अलमारी खोली तो गहने सामने ही रखे थे। गहने देखकर रचना और रोहित ने राहत की सांस ली। तभी रोहित बोला, अरे रचना, तुमने तो मुझे फालतू में ही डरा दिया था। लेकिन माँ जी बाहर क्यों गई थी? रचना ने कहा तो रोहित बाहर आकर मनोरमा जी से पूछने ही वाला था कि तभी मनोरमा जी बोली, बेटा, गहने मिल तो गए ना? हाँ माँ जी, गहने तो मिल गए, लेकिन वैसे आप कहाँ चली गई थी? पता है हम कितने परेशान हो गए थे। तभी मनोरमा जी ने मुस्कुराते हुए एक शॉपिंग बैग रोहित की ओर बढ़ाया और एक छोटा सा उपहार रचना को दिया। ये क्या है माँ जी? रोहित ने पूछा तो मनोरमा जी बोली, ये तुम दोनों के लिए शादी की सालगिरह का उपहार है। जुग जुग जियो मेरे बच्चों, तुम्हारा ये रिश्ता हमेशा यूं ही बना रहे। तभी रोहित ने बैग खोलकर देखा तो उसमें उसके लिए एक पैंट शर्ट थी, जिसे देखकर रोहित के चेहरे पर मुस्कान आ गई। और रचना ने अपना उपहार खोलकर देखा तो देखकर हैरान हो गई। उसमें एक खूबसूरत सी अंगूठी थी। हैरानी से वो बोली, माँ जी, ये अंगूठी तो सोने की लगती है। हाँ बेटी, ये अंगूठी सोने की ही है। बहुत मन था मेरा कि तुम्हारे लिए इस खास दिन पर कुछ खास उपहार लेकर आऊं। मेरे पास कुछ ज़्यादा तो नहीं था, बस यही एक सोने की अंगूठी थी, जिसे मैंने अपने पास बहुत संभाल कर रखा था। लेकिन अब सोचती हूँ कि इसे रखकर भला मैं क्या करूँगी। इसीलिए बाजार जाकर इस अंगूठी को धुलवा कर ले आई हूँ। तुम इसे अपने हाथ में पहनना, बहुत खूबसूरत लगेगा। यह सुनकर रचना की आंखें भर आई। अब तो उसकी अंतरात्मा उसे कचोटने लगी। वो तो ये सोचकर मन ही मन शर्मिंदा हो रही थी कि जिसे लाचार समझकर मैंने अपने फायदे के लिए आश्रय दिया, उस ममतामयी माँ का दिल इतना बड़ा था कि अपने पास बचे इकलौते गहने को भी मुझे सौंप दिया, जिसने हमें और हमारे बच्चों को अपने बच्चों की तरह प्यार दिया। उसकी निस्वार्थ सेवा के बावजूद मैंने उस पर इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया। ये सोचते हुए रचना की आंखों में पश्चाताप के आंसू आ गए। नहीं माँ जी, मैं इसे अपने पास नहीं रख सकती। ये आपकी अमानत है। रचना ने आंसुओं से भरी आंखें लिए हुए कहा। तो मनोरमा जी बोली, बेटी, ये एक माँ का आशीर्वाद है, इसे रख लो। क्या पता आगे कभी किसी मौके पर कुछ देने के लिए मैं जिंदा भी रहूं या नहीं।
नहीं माँ जी, आप ऐसे शब्द अपने मुँह से भी मत निकालिए। भगवान आपका आशीर्वाद हमेशा हमारे सिर पर बनाए रखे। कहते हुए रचना उनसे ऐसे लिपट गई जैसे बरसों बाद कोई बिछड़ी हुई बेटी अपनी माँ से मिल रही हो। वो दिन रचना ने कभी नहीं भूला, क्योंकि उस दिन उसे भगवान ने एक ऐसा बेशकीमती उपहार दिया था जो अनमोल था, और वो उपहार था निस्वार्थ भावनाओं से भरा माँ का प्यार। और वो दिन मनोरमा जी के लिए यादगार बन गया, क्योंकि उस दिन उस घर में उनकी एक आदरणीय माँ के रूप में पुनर्प्रतिष्ठा हुई। अगले ही दिन रोहित और रचना ने घर के बाहर लगी नेम प्लेट को भी बदल दिया और मनोरमा देवी के नाम से एक नई नेम प्लेट लगा दी, जिसे देखकर मनोरमा जी खुशी से फूल ही नहीं समा रही थी। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।